हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अनिल कुमार यादव और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल की फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन में हम श्रोडिंगर जो साइंटिस्ट नेम है उनका दो डेरिवेशन यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, दो इक्वेशन आएगा, एक टाइम डिपेंडेंट रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, टाइम इंडिपेंडेंट रहेगा। यानी कि एक को कहते हैं समय पर आश्रित समीकरण और दूसरे को कहते हैं समय पर अनाश्रित समीकरण। ठीक है, तो अपने टॉपिक में आने से पहले हम थोड़ा सा प्रीव्यू देख लेते हैं। ठीक, जैसे कि हमको पता है कि किसी पार्टिकल का मोशन जो है अपने का पूरा उसको एनालिसिस करना रहेगा, तो उसके लिए हमको दो क्वांटिटीज़ की आवश्यकता होती है, दो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्वांटिटीज़ की आवश्यकता होती है। जैसे कि अपन पोजीशन एंड मोमेंटम की बात कर लें। ठीक है, एनर्जी एंड टाइम का हो गया, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हो गया। ठीक है, तो किसी भी कण की गति को डिस्क्राइब करने के लिए हमको उसके दो संयुग्मी राशियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसको एक साथ मापने रहता है हमको। ठीक है, अब एक साथ उनको मेजरमेंट करना है, उनके दो क्वांटिटीज़, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ को। तो इनको जो है बड़े कणों के लिए आसानी से तो नापा जा सकता है। ठीक है, जैसे बड़े कण, कोई ग्रह हो गया, कोई पिंड हो गया। ठीक, तो उसके लिए ये जो गति का वर्णन है, ठीक, वह कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की सहायता से आसानी से मेजर किया जा सकता है। लेकिन जो परमाणुवीय कण होते हैं, जो एटॉमिक कण होते हैं, एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, उनके लिए इन कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का आसानी से जो है एक साथ एक्यूरेसी के साथ अपन मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो एटॉमिक पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत माइनर होते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, माइक्रो पार्टिकल कहते हैं। और जो बड़े पार्टिकल होते हैं उनको मैक्रो पार्टिकल कहते हैं। ठीक, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो क्या होता है, मैक्रो यानी कि बड़ा पार्टिकल और माइक्रो यानी कि छोटा पार्टिकल। तो जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको अपन माइक्रो पार्टिकल कहते हैं, उनका वर्णन जो है आपको हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत में देखने के लिए मिल जाएगा। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत में हाइजेनबर्ग ने बताया है कि यदि आप किसी माइक्रो पार्टिकल के पोजीशन एंड मोमेंटम को एक साथ बताना चाहें तो नहीं बता सकते, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट को एक साथ बताना चाहें तो नहीं बता सकते, टाइम के रिस्पेक्ट में उनको एक साथ नहीं बता सकते। यानी कि किसी एक को आप एक ही टाइम पे बता सकते हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्वांटिटीज़ को आप एक साथ मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, और ना ही इनका वर्णन जो है क्लासिकल मैकेनिक्स में, यानी कि इनका जो एनालिसिस है, इनका जो डेरिवेशन है, वो आप क्लासिकल मैकेनिक्स यानी कि चिरसम्मत यांत्रिकी के द्वारा नहीं कर सकते। तो जैसे कि आपको पता है, कि जो डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस आया, हमारा डी ब्रॉगली का जो द्रव्य तरंग परिकल्पना आया, उसमें क्या था कि प्रत्येक गतिमान द्रव्य कण के साथ एक तरंग संबंध होता है, उससे वेव जो है कोरिलेट होता है, वेव फॉर्म। ठीक, ये कहाँ से आया, ये पार्टिकल का डुअल नेचर से आया। पार्टिकल का हमको पता है कि पार्टिकल का डुअल नेचर होता है, यानी कि वह कण की भांति और तरंग की भांति दोनों की भांति व्यवहार करता है। तो जो द्रव्य तरंग कण जो है उसकी परिकल्पना डी ब्रॉगली ने दिया था। अब उसमें क्या होता है कि कण को अपन, यानी कि पार्टिकल को अपन स्पेस में जो है एक पॉइंट के रूप में नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि पॉइंट का जो पार्टिकल का जो मोशन होता है, या फिर किसी पॉइंट के स्पेस में जो मोशन होता है, उसको क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है कि जो पार्टिकल जो मोशन में होता है उसको अपन क्या मानते हैं, उसको अपन उस डायमेंशनलेस मानते हैं, उसकी कोई विमा नहीं होती है। इस प्रकार उसको मान करके एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन अपन दूसरे शब्द में कहें तो जो पार्टिकल मोशन में होता है उसको डी ब्रॉगली के हिसाब से देखा जाए तो डी ब्रॉगली के हिसाब में क्या मानते हैं कि जो पार्टिकल होता है वह मोशन के दौरान वेव फॉर्म में होता है। द्रव्य कण जो होता है उससे रिलेटेड जो है एक वेव फॉर्म होता है, जिसको अपन वेव पैकेट के नाम से जानते हैं। और वेव पैकेट ठीक उसी प्रकार से मोशन करता है जिस प्रकार क्लासिकल मैकेनिक्स में एक माइक्रो पार्टिकल मोशन करता है। तो सिर्फ यहाँ पे अंतर इतना है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स होता है, यानी कि जो चिरसम्मत यांत्रिकी होता है, उसमें कण को अपन क्या मानते हैं, उसमें कण को अपन डायमेंशनलेस मानते हैं। जबकि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के हिसाब से जो माइक्रो पार्टिकल होता है या फिर क्वांटम पार्टिकल होता है
उसको अपन क्या मानते हैं, उसको डायमेंशन मानते हैं, उसका डायमेंशन होता है, यानी कि उसको वेव पैकेट के फॉर्म में मानते हैं। तो इस तरीके से क्लासिकल मैकेनिक्स के जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंस माना जाएगा यहाँ पे, और जो क्वांटम मैकेनिक्स के पार्टिकल होते हैं वो डायमेंशन वाले होते हैं, और जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो अपना वेव पार्टिकल होता है उसके जो मैकेनिक्स प्रॉपर्टी होते हैं, यानी कि जो उनके यांत्रिक गुण होते हैं, उनका जो एक्सप्लेनेशन है वह क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू कैसे किया जाए। एंड अगला क्वेश्चन ये है कि जो वेव पैकेट होता है उसका जो एक्सपेंशन होता है उसको शो करने के लिए उसका कैरेक्टरिस्टिक को कैसे शो किया जाए। एंड जो वेव पैकेट होता है उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो क्वांटिटीज़ आती हैं उन क्वांटिटीज़ को उनमें कोरिलेट कैसे किया जाए, उनका फिजिकल स्टेट कैसे शो किया जाए। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन थे जिनको क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू बताना था। ठीक है, तो इसके लिए वेव जो फॉर्म होता है पार्टिकल का, जो वेव फॉर्म होता है उसको शो करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक फंक्शन लिया गया है जिसको अपन साई के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या के नाम से जानते हैं? साई के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा वेव फॉर्म होता है, ठीक, वेव फंक्शन जो होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक इक्वेशन बनाया गया जिसको जो है समतल प्रगामी तरंग समीकरण के नाम से जानते हैं। इसकी व्याख्या, इसका एक्सप्लेनेशन जो है 1925 में श्रोडिंगर ने किया था। श्रोडिंगर ने डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस है उसके बेसिस पे किया था। उसमें साथ में प्लांक का जो क्वांटम थ्योरी उसको भी इंक्लूड किया गया था, और उसको साई को एक फंक्शन के रूप में लेकर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का स्थापना किया गया था जिसको आप श्रोडिंगर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। यह समीकरण जितने भी हमारे क्वेश्चन थे, ठीक है, ये जो 4-5 क्वेश्चन थे जिसमें उनका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखना था, उनका कैरेक्टरिस्टिक देखना था, उनका एक्सपेंशन देखना था, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं उनसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आए थे उनको शो करना था, उनका फिजिकल स्टेट देखना था। ये सारे क्वेश्चन का सलूशन आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिल जाएगा। ठीक है, जो श्रोडिंगर का तरंग समीकरण है उससे मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो श्रोडिंगर का समीकरण है वो फंक्शन साई के बारे में पूरा एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन का इंपॉर्टेंस वही है जो क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन का है। न्यूटन के जो 3 मोशन लॉ हैं, ठीक है, ठीक, मेन देखा जाए तो क्वांटम मैकेनिक्स का पूरा जो वेव फॉर्म है उसको शो करने के लिए जिस तरीके से हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर का समीकरण महत्व रखता है, ठीक उसी प्रकार से क्लासिकल मैकेनिक्स में जो न्यूटन के 3 लॉ पढ़ते हैं आप, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, एंड उससे रिलेटेड जो आप वेव इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है, गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, तो ये दोनों का इंपॉर्टेंट अपने अपने सब्जेक्ट में वैसे ही है। क्लासिकल मैकेनिक्स पूरा न्यूटन के बेसिस पर है। श्रोडिंगर इक्वेशन जो है, श्रोडिंगर इक्वेशन वेव फॉर्म इक्वेशन, वो पूरा वेव के बारे में एक्सप्लेन करता है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो आइए श्रोडिंगर इक्वेशन पर चलते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन पर हमको सबसे पहले मिलेगा उसका पार्ट देखने के लिए मिलेगा। 2 पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। एक पार्ट जैसे कि मैं पहले बता चुका था, एक पार्ट जो है टाइम डिपेंडेंट है, दूसरा पार्ट टाइम इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे थोड़ा उसका इंट्रो देख लेते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन का। तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या बोला जा रहा है कि श्रोडिंगर इक्वेशन एक ऐसा वेव इक्वेशन है एंड जो वेव मैटर होता है उनके फिजिकल स्टेटमेंट को तरंग फलन साई के रूप में शो करता है, ठीक है, एक्सप्लेन करता है। एंड जो इक्वेशन होता है, ठीक है, जिसको अपन किसके लिए मान रहे हैं, एटॉमिक पार्टिकल के लिए मान रहे हैं। एंड जो एटॉमिक पार्टिकल होता है वो कोरिलेट करता है वेव फॉर्म से, ठीक है, यानी कि जो आपका परमाणुीय कण है वह तरंग फलन की भांति व्यवहार करता है। तो इस इक्वेशन के थ्रू उसको अपन एक समतल प्रगामी तरंग समीकरण के रूप में मान लें और उसको आगे एक्सप्लेन करें। ऐसा श्रोडिंगर इक्वेशन में जो हमने इक्वेशन देखा है उस पर कहना है, ठीक है। तो कोई वेव फॉर्म पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो कि 1D फॉर्म में है, जिसको अपन समतल प्रगामी तरंग समीकरण के रूप में ले रहे हैं, अवकल समीकरण के रूप में ले रहे हैं, ठीक है। तो जो अवकल समीकरण इसका बनेगा वो कैसा बनेगा, इसका जो अवकल समीकरण बनेगा वो डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय वी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर बनेगा। तो ये जो आपका समीकरण है
ये आपका समीकरण समतल प्रगामी तरंग समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समतल प्रगामी तरंग समीकरण। ठीक है, इसको हमने एटॉमिक पार्टिकल के लिए वेव फॉर्म के लिए लिया है। ठीक, अब यहाँ पे जो आप y देख रहे हैं जो कि 1D के लिए बनाया गया है x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पार्टिकल हमारा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पार्टिकल हमारा x पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो जिसका सोल्यूशन हमारा इस इक्वेशन के थ्रू y के फॉर्म में निकलेगा। तो y के फॉर्म में निकलेगा तो y इक्वल टू, इसके लिए यहाँ पे उसका जनरल सोल्यूशन दिया गया है। y इक्वल टू यहाँ पे ले लेते हैं अपन, y इक्वल टू जनरल सोल्यूशन में a - i ओमेगा इन ब्रैकेट क्लोज t माइनस एक्स वाई भी ले लेते हैं, जहाँ यहाँ पे जो आप a देख रहे हैं वह a क्या है? a उस वेव का एम्पलीट्यूड है, उसका आयाम है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समतल प्रगामी समीकरण ले लिया, समतल तरंग प्रगामी समीकरण ले लिया उस पार्टिकल के लिए, एटॉमिक पार्टिकल के लिए। एंड जो पार्टिकल है हमारा वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब उसका जो मास है उसको अपन m से ले लेते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल हमारा v वेलोसिटी से m द्रव्यमान का पार्टिकल जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है उससे कोरिलेट तो वेव फॉर्म होगा ही, उससे संबंधित तरंग होगा ही। ठीक है, तो किसी टाइम t पर जो पार्टिकल है उसके लिए अपन वेव फंक्शन क्या लेते हैं? साई ले लेते हैं। तो जैसा हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाया है, जैसे हमने इक्वेशन वेव फॉर्म इक्वेशन यहाँ पे बनाया है, वैसा ही एक फंक्शन क्यों ना अपन साई के लिए बना लें। ठीक है, जैसा यहाँ पे बनाया है दोनों को वैसा ही बना लेते हैं, जैसा यहाँ पे हमने y के लिए लिया था। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे भी अपन x के रिस्पेक्ट में जो फंक्शन है वेव फॉर्म है जो पार्टिकल, उसको अपन साई के रूप में ले लेते हैं। तो डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/v स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर साई बाय डेल टी स्क्वायर हो गया। ये टी के रिस्पेक्ट में हो गया। ठीक है, साई के लिए टी के रिस्पेक्ट में यानी एक्स के लिए टी के रिस्पेक्ट में था। अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे इसका सोल्यूशन y के फॉर्म में आया था, वैसे यहाँ पे इसका सोल्यूशन किसके रूप में आएगा? साई के रूप में आएगा। तो साई क्या बनेगा? साई एक्स टी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन किसका है? साई जो है फंक्शन है वह एक्स और टी का है, पोजीशन एंड टाइम का है। तो साई एक्स टी इक्वल टू a e⁻ ओमेगा टी इन ब्रैकेट t माइनस एक्स बाय वी। ठीक, यहाँ पे जो सोल्यूशन है सेम वैसा ही है, यहाँ पे y के लिए है वैसा ही ये साई के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ओमेगा है उसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ओमेगा को 2 पाई न्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो इक्वल टू a - 2 पाई i इन ब्रैकेट न्यू टी माइनस एक्स बाय लेमडा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 पाई i और न्यू जो आया है, ठीक है, एंड जो लेमडा आया है वो आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से मिल जाएगा। जैसे कि हमको पता है कि लेमडा इक्वल टू क्या होता है? h/p होता है। ठीक है, लेमडा इक्वल टू क्या होता है? h/p होता है। एंड h/p को हम क्या लिख सकते हैं? अपन लिख सकते हैं 2 पाई h क्रॉस अपॉन px लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? 2 पाई h क्रॉस अपॉन px लिख सकते हैं। यहाँ पे px का मतलब ये है कि यह जो मोमेंटम है, ठीक है, वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे पार्टिकल का है, इसलिए यहाँ पे px लिखा गया है। एंड जो उसकी एनर्जी होगा E इक्वल टू एच न्यू के बराबर होता है, और एच न्यू को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 पाई h क्रॉस न्यू लिख सकते हैं। ठीक है, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है। ठीक, तो ओमेगा इक्वल टू हमने क्या रख दिया? 2 पाई न्यू रख दिया, और ये टी का टी रहा। ठीक है, और लेमडा इक्वल टू क्या होता है? ठीक है, 1/न्यू होता है। हाँ ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू रख दिया हमने। तो रखने के बाद अब आपका जो वेव इक्वेशन है, जो साई जिसको हमने फंक्शन माना हुआ है वेव फॉर्म का, वो क्या बनाता है सोल्यूशन? देखिए, अब वो इसमें जो है अपन इस इक्वेशन में ये जितने हमने क्वांटिटीज निकाला है उन सब का वैल्यू यहाँ पे पुटअप करने वाले हैं। तो साई जो फंक्शन है एक्स और टी का हमारा इक्वल टू a e⁻i e/h क्रॉस। e/h क्रॉस कहाँ से आया? ये जो e/h क्रॉस है ये यहाँ से आ गया, हमारा जो फॉर्मूला बना है यहाँ से आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई न्यू टी है। ठीक है, तो 2 पाई तो है ही अपने पास, अपॉन में h क्रॉस आ जाएगा, तो ये क्या आ गया? a e⁻i e/h क्रॉस इंटू टी एंड माइनस px अपॉन h क्रॉस इंटू x आ गया। यहाँ पे ये वाला वैल्यू रख दिए, ये वाला ये लेमडा का वैल्यू, ये वैल्यू रख दिए। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू पुटअप करने के बाद जो है आपका इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा
ठीक, जिसको अपन साई एक्स टी फंक्शन ऑफ एक्स टी इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस आई इन ब्रैकेट ई अपॉन एच क्रॉस इंटू टी माइनस पी एक्स अपॉन एच क्रॉस इंटू एक्स इन ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस आई इन ब्रैकेट ई टी माइनस पी एक्स ब्रैकेट क्लोज अपॉन एच क्रॉस। इन दोनों इस इक्वेशन से दोनों से एच क्रॉस को अपॉन में कॉमन ले लिया गया। ठीक है, तो ये आपका ऐसा बन गया। अब आगे चलते हैं। आगे आपको देखने को मिलेगा कि जो है इसको हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको हमने जो है दो भाग में तोड़ लेना है। ये डिवाइड के रूप में माइनस के रूप में इसका पावर, तो इसको लिखा जा सकता है कुछ ऐसे, साई एक्स फंक्शन ऑफ एक्स टी इक्वल टू ए ई टू दी पावर आई पी एक्स अपॉन एच क्रॉस, ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि इसका एक पावर जो है प्लस के फॉर्म में है, तो ये माइनस एक मल्टीप्लस के साथ होगा तो प्लस हो गया। एंड दूसरा क्या होगा, ई टू दी पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच क्रॉस बनेगा, ये दूसरा बन गया और ये पहला वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन गया हमारा। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखें, यदि अपन टाइम को इनिशियल टाइम जीरो लेकर के चलें, इनिशियल टाइम क्या लेकर के चलें, जीरो लेकर के चलें, तो जीरो लेकर के चलेंगे तो साई फंक्शन ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल टाइम जीरो है तो जो टी वाला है वही रहेगा, यानी कि यही रहेगा, ये वाला रहेगा और बाकी का ये छूट जाएगा, आपका ये छूट जाएगा। तो क्या हो गया, साई एक्स टी। ठीक है, साई एक्स टी क्या हो गया, साई एक्स टी इक्वल टू साई एक फंक्शन ऑफ एक्स जीरो एंड ई टू द पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच क्रॉस हो गया। ये आपकी इक्वेशन 4.1 बन गया। ठीक है, क्या बन गया, इक्वेशन 4.1 बन गया। अब यहाँ पे हमको पता है कि ये जो फंक्शन जो हमने साई एक्स जो साई हमने जो फंक्शन लिया है एक्स और जीरो के लिए वो टी इक्वल टू जीरो पर है, इसलिए यहाँ पे एक्स जीरो लिखा गया है। एंड जो एक्स है वो तो पोजीशन बता रहे हैं, टी क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है फंक्शन के लिए। अब इसको अपन 3D में ले, जैसा कि हमने जो वेव इक्वेशन लिया है, ये जो वेव इक्वेशन है हमारा एक मिनट, जैसे कि आपको पता है कि ये जो हमारा वेव इक्वेशन है, ये आपका जो वेव इक्वेशन देख रहे हैं डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय वी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर साई बाय डेल टी स्क्वायर, ये जो देख रहे हैं ये 1D फॉर्म में है। क्या फॉर्म में है, 1D फॉर्म में है, यानी कि एक वे में है। अब इसको 3D में बनाएंगे अपन, 3D में बनाकर कैसे बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, 3D में बना करके इसको एक्स वाई जेड तीनों के रिस्पेक्ट में ले सकते हैं। यहाँ पे केवल एक्स के रिस्पेक्ट में है, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में है। पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इसी प्रकार से वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन के लिए भी ले सकते हैं। तो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, सॉरी डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय वी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर साई बाय डेल टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको एक ऑपरेटर के रूप में ले लेते हैं अपन, इतने को ऑपरेटर के रूप में लेते हैं, साई को छोड़ देंगे तो एक ऑपरेटर फॉर्म बन जाएगा जिसको अपन डेल्टा ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। तो डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा जेड स्क्वायर। तो इसको अपन ने डेल्टा का फॉर्म में ले लिया और ये सभी के पास साई है तो यहाँ पे हमने साई रख दिया, तो डेल्टा स्क्वायर साई रख दिया इक्वल टू 1 बाय वी स्क्वायर इंटू डेल्टा स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाय डेल टी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इक्वेशन 4.2 आ गया। अब जो यहाँ पे हमारा फंक्शन साई है, ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शन साई है वो पोजीशन एक्स वाई जेड एंड टी का पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपका साई था वो फंक्शन किसका था, एक्स एंड टी का था। ठीक है, ओनली एक्स एंड टी का था क्योंकि ये इक्वेशन 1D में है, आपका 1 डायमेंशनल में है, और यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो 3D में है। तो 3D में है तो जो फाई होगा वो पोजीशन एक्स वाई एंड जेड तीनों का होगा फंक्शन एंड विथ टाइम टी। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या बनना चाहिए, इसका सोल्यूशन भी इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, साई एक्स वाई जेड टी इक्वल टू साई नॉट। ठीक है, जैसे यहाँ पे टी की जगह में 0 लिया है हमने, ठीक है, वह भी ये 0 है यहाँ पे, तो साई नॉट ले या फिर साई 0 कहें तो साई 0 एक्स वाई जेड ई टू द पावर माइनस ई टी अपॉन एच क्रॉस बनेगा, माइनस आई ई टी अपॉन एच क्रॉस बनेगा। ठीक है, तो
इस तरीके से हमारा जो है वो फंक्शन का जो सोल्यूशन है, ये जो इक्वेशन हमारा बना है उसका सोल्यूशन कुछ ऐसा निकल जाएगा। ठीक, अब ये जो एक्स वाई जेड है इसको अपन आर के फॉर्म में ले सकते हैं, पोजीशन वेक्टर जिसको कहते हैं आप, स्थिति सदिश कहते हैं। तो साई आर टी फंक्शन जो साई है वो आर टी का फंक्शन होगा यहाँ पे, इक्वल टू साई नॉट आर ई टू द पावर आई ई टी अपॉन एच क्रॉस बन गया। तो इस तरीके से हमारा जो वेव फंक्शन है वो वेव फंक्शन साई जो है, जो इक्वेशन हमने लिया है उसका सॉल्यूशन यहाँ पे बता दिया फंक्शन के रूप में। अब जो हमारा दो इक्वेशन है टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, उस पे आ जाते हैं, क्योंकि हमको सॉल्यूशन मिल चुका है साई के फॉर्म में जो है पार्टिकल के लिए पोजीशन और टाइम के लिए सॉल्यूशन मिला हुआ है। ठीक है, तो हमको इक्वेशन डिराइव करने में आसानी होगा, इसलिए हमने पहले साई के बारे में जाना कि जो वेव फंक्शन साई है हमारा वो बता क्या रहा है। ठीक है, तो जो वेव फंक्शन साई है वह जो पूरा वेव फॉर्म पार्टिकल है उसका प्रॉपर्टी शो कर देता है यहाँ पे। ठीक, उससे रिलेटेड जो भी क्वांटिटीज होता है, पोजीशन एंड टाइम होता है, उस सबको बता देता है। एनर्जी को बता दिया, टाइम को बता दिया, मोमेंटम को बता दिया। ये सारे क्वेश्चन के आंसर जो है साई जो है अपने रूप में लेकर के पार्टिकल के लिए शो कर देता है, एक्सप्लेन कर देता है। एंड जो फर्स्ट फॉर्म है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, ठीक है, वो क्या है ये देखते हैं। वो हमारा टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। तो मान लेते हैं कोई पार्टिकल जिसका मास m है एंड जो x डायरेक्शन में v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जिसके लिए अपन ने पोटेंशियल एनर्जी लिया हुआ है vx लिया हुआ है। ठीक है, मोमेंटम क्या लिया हुआ है, px लिया हुआ है, एंड टोटल एनर्जी हमने लिया है e। तो जो पार्टिकल से रिलेटेड वेव होगा उसको अपन 1D में किस प्रकार से लिख सकते हैं, उसको 1D फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसा अभी हमने इक्वेशन साई के लिए निकाला था 1D के लिए, ठीक वैसा ही इक्वेशन है यहाँ पे। देखिए साई इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस आई इन ब्रैकेट ई टी माइनस पी एक्स अपॉन एच क्रॉस, ऐसा ही इक्वेशन हमने ऊपर में निकाला था अभी। ठीक है, एंड इसको और क्या लिखा जा सकता है, साई इक्वल टू ए ई टू द पावर आई पी एक्स इंटू एक्स माइनस ई टी अपॉन एच क्रॉस, दोनों से एच क्रॉस कॉमन ले लिया गया तो ऐसा लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, यहाँ पे माइनस आई का मल्टीप्लाई पे के साथ कर दिया तो प्लस हो गया, इसलिए इसको सामने में लिख दिया, और ये माइनस ई टी जो है उसको बाद में लिख दिया, तो इक्वेशन आपका 4.4 हो गया। क्लियर। एंड जो इक्वेशन 4.4 है उसको टी के रिस्पेक्ट में अपन क्या कर लेते हैं, वन टाइम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक, वन टाइम डिफरेंशिएट क्यों करेंगे, क्योंकि अपने को डेल साई बाई डेल टी तो चाहिए, डेल साई बाई डेल टी चाहिए। तो डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू टी के रिस्पेक्ट में वन टाइम पार्शियल इक्वेशन को जो 4.4 इक्वेशन उसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू माइनस आई ई अपॉन एच क्रॉस इंटू ए ई टू द पावर आई पी इंटू एक्स माइनस ई टी अपॉन एच क्रॉस। तो यहाँ पे दो फलन वाला जो अवकल समीकरण का फॉर्मूला लगता है वहीं पे यहाँ पे लगाया गया है। टी के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे केवल, तो 4.4 इक्वेशन में एंड 4.4 इक्वेशन में केवल इसी का क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा, है ना, बाकी जो है उसका डिफरेंशिएट नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या बनने वाला है, यहाँ पे बनने वाला है आपका डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू माइनस आई ई अपॉन एच क्रॉस। ठीक, और ये जैसा का तैसा है फंक्शन दूसरे फलन के रूप में। तो इसका हमने अवकलन किया ई टी अपॉन एच क्रॉस का, तो यहाँ पे टी है तो इसलिए क्या हो गया माइनस आई ई अपॉन एच क्रॉस, एंड ये फंक्शन के लिए जैसा का तैसा दूसरे फंक्शन के लिए इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू माइनस आई ई अपॉन एच क्रॉस इंटू साई, क्योंकि इतने का जो वैल्यू है आपका वो क्या है, वो साई है, इसलिए हमने उसके जगह में क्या रख दिया, साई रख दिया। तो इस तरीके से आपका इक्वेशन क्या बन गया, इक्वेशन बनेगा डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू माइनस आई ई अपॉन एच क्रॉस इंटू साई। अब यहाँ पे ई साई साइड चेंज कर लीजिए, पक्षांतर कर लीजिए, तो ई साई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई साई इक्वल टू आई एच क्रॉस इंटू डेल साई बाई डेल टी बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, यानी कि माइनस आई अपॉन एच क्रॉस को आपने क्या किया, साइड चेंज कर दिया, इधर साइड चेंज कर दिया। तो साइड चेंज करने पर हमको क्या मिल गया, साइड चेंज करने पर हमको मिल गया ई साई इक्वल टू आई एच क्रॉस इंटू डेल साई बाई डेल टी मिल गया। अब जो हमारा इक्वेशन 4.4 है उसको x के रिस्पेक्ट में करना है पार्शियल डिफरेंशिएट वन टाइम, तो डेल साई बाई डेल एक्स बनेगा, तभी तो विद टाइम एंड पोजीशन बनेगा जी। ये टाइम के रिस्पेक्ट में है
और ये एक पोजीशन के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, अब अपन को 1D फॉर्म में चाहिए, तो डेल साई बाय डेल एक्स इक्वल टू आई पी एक्स अपॉन एच क्रॉस, इक्वेशन 4.4 का क्या करने पर, पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आई पी एक्स अपॉन एच क्रॉस इंटू ए ई टू द पावर आई पी एक्स माइनस ई टी अपॉन एच क्रॉस, ये बनेगा। जैसे यहाँ पे आपने पार्शियल डिफरेंशिएट किया था टी के रिस्पेक्ट में, वैसा यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएट होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि यहाँ पे आपके जो टी वाला टर्म्स है वो छूट जाएगा। तो कौन सा किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, आई पी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, आई पी एक्स अपॉन एच क्रॉस के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो आपका ऐसा बन गया डेल साई बाय डेल एक्स इक्वल टू, अब इसको कितना लिखें, अब इतने का फॉर्म जो है क्या है, इतने का फॉर्म आपका साई के फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया गया, साई लिख दिया गया। तो इस तरीके से क्या बन गया, डेल साई बाय डेल एक्स इक्वल टू आई पी एक्स अपॉन एच क्रॉस इंटू साई। अब यहाँ पे आई अपॉन एच क्रॉस को साइड चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो माइनस आई एच क्रॉस इंटू डेल साई बाय डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो पी एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, पी एक्स इंटू साई इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस आई एच क्रॉस इंटू डेल साई बाय डेल एक्स बनेगा। यहाँ पे ये इक्वेशन 4.5 एंड इक्वेशन 4.6 ये दोनों में ही वैसा ही वैल्यू आया है पार्शियल डिफरेंशिएट करने पर, जिसको हमने एक को टाइम के रिस्पेक्ट में किया और एक को पोजीशन के रिस्पेक्ट में किया। अब हमको पता है क्लासिकल मैकेनिक्स की जो पार्टिकल की टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, E इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर बाय 2m प्लस v होती है। ठीक है, ये पार्टिकल का टोटल एनर्जी है। तो जो पार्टिकल का टोटल एनर्जी आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसमें जो फर्स्ट टर्म है, इसमें जो फर्स्ट टर्म है पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये आपका पार्टिकल का क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, एंड ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो जो पार्टिकल का टोटल एनर्जी होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में, फॉर्मूले के हिसाब से जैसे कि हमको पता है कि कण की जो कुल ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो जो यहाँ पे हमने फॉर्म लिया है इक्वेशन का, वो क्या लिया है उसको, E इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, जो कि पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी का काम करता है क्लासिकल मैकेनिक्स में, एंड प्लस भी जो कि पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी का काम करता है। तो इस तरीके से हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल की टोटल एनर्जी होता है उसको E इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m प्लस v के रूप में लेते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू इस इक्वेशन में आप दोनों तरफ साई मल्टीप्लाई कर लीजिए, बोथ साइड। तो साई का यहाँ पे हमने डॉट मल्टीप्लाई कर लिया, तो ई साई क्या हो गया, इंटू साई इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v बन गया, इंटू साई हो गया। अब साई का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो पी साई होगा, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी साई होगा। अब इसके वैल्यू को पुटअप कर देना है फिर आपको। अब जो इक्वेशन हमारा बनेगा, इस साई को मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, ई साई इक्वल टू पी स्क्वायर साई अपॉन 2m बनेगा, एंड प्लस वी साई बनेगा। ठीक है, तो जो इक्वेशन हमारा 4.5 एंड इक्वेशन 4.6, 4.5 एंड इक्वेशन 4.6, यहाँ पे ई साई का वैल्यू है और यहाँ पे पी साई का वैल्यू है। इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं। तो ई साई का वैल्यू क्या था हमारा, ई साई का वैल्यू था हमारा आई एच क्रॉस, क्या था, आई एच क्रॉस। यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको पता चल सके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ई साई की वैल्यू क्या है, ई साई की वैल्यू आपका है ये। ठीक है, आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इक्वल टू 1/2m, यहाँ से 1/2m को इधर रखा है, और पी स्क्वायर साई जो आएगा उसका वैल्यू रखा। पी स्क्वायर साई की वैल्यू क्या है, पी साई की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास इतना, ये उसको हमने यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे पी साई इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी है, तो यहाँ पे पी की स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, तो माइनस आई एच क्रॉस का स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, और ये आपका भी साई का भी साई रहा। यहाँ पे जो भी साई है, ठीक है, वो भी साई का भी साई रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन आ गया आपका आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ पे ये माइनस एच क्रॉस हो जाएगा, आई तो चला जाएगा, तो माइनस आई एच क्रॉस अपॉन 2m, क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस भी साई। तो इस तरीके से आपका जो इक्वेशन है वो 4.7 के फॉर्म में आ गया। ठीक है, 4.7 हमको दिख रहा है यहाँ पे।
जिसको हमने क्या लिखा है, आई एच क्रॉस इंटू डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m एंड डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई के रूप में लिखा है। अब ये जो हमारा इक्वेशन आया है वो 1D के लिए आया है, ठीक है। किसके लिए आया है, पार्टिकल यदि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हमारा तो इसको 1D इक्वेशन कहेंगे। इसको कहते हैं पार्टिकल का टाइम डिपेंडेंस श्रोडिंगर इक्वेशन। अब यहाँ पे जो हमारा फंक्शन साई है वो दोनों का फंक्शन है, एक्स का एंड टी का। किसका किसका है, एक्स का है एंड टी का है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने पार्टिकल के लिए निकाला है वो पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके निकाला है, इसलिए फंक्शन जो होगा वो किसका होगा, फंक्शन एक्स एंड टी का होगा। क्लियर। एंड अपन पार्टिकल फ्री पार्टिकल के लिए देखें तो फ्री पार्टिकल के लिए स्पेस में जो फ्री पार्टिकल होता है उसके लिए कोई क्या बोलते हैं उसको, पोटेंशियल एनर्जी तो होता नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी v इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा यहाँ पे फ्री पार्टिकल के लिए, तो v इक्वल टू अपन क्या ले लिया, 0 ले लिए। अब v इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट अप कर दीजिए इक्वेशन 4.7 में। इक्वेशन 4.7 में आप v इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन में आप v इक्वल टू 0 पुट अप कर दीजिए तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगा, आपकी इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, इक्वेशन 4.8 जैसा। v इक्वल टू 0 पुट अप करने पर आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी, आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, ऐसा बनेगा। तो इस तरीके से ये फ्री पार्टिकल के लिए आपके लिए इक्वेशन हो गया। एंड 3D में इसको शो करें अपन, तो 3D में शो करने के लिए आपको पता है डेल्टा स्क्वायर अपन ले सकते हैं, क्योंकि डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू होता है डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे इक्वेशन 4.8 में एंड डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर जो आया है उसके जगह हमें क्या लिख सकते हैं अपन, ठीक है, उसके जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा स्क्वायर साई 3D के लिए। तो इस तरीके से हमारा जो ये इक्वेशन बनेगा वह श्रोडिंगर इक्वेशन 3D के लिए बन गया। तो आज हमने देखा कि जो पार्टिकल होता है वो जब टाइम डिपेंडेंट होता है पोजीशन के रिस्पेक्ट में तो उसको अपन कैसे श्रोडिंगर इक्वेशन के थ्रू डिराइव कर सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन कैसे किया जा सकता है, जो कि उसका पोजीशन बताए, टाइम बताए, एनर्जी बताए, मोमेंटम बताए। तो ये सब बता रहा था। यहाँ पे जो P मिला था आपको, जो P है मोमेंटम बताएगा, T टाइम बताएगा, X पोजीशन बताएगा, E जो आपको देखने के लिए मिला वो एनर्जी बताएगा। तो इस तरीके से जो वेव पार्टिकल है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमने शुरू में देखे थे कि उसकी एनर्जी क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा एंड टाइम क्या होगा, पोजीशंस क्या होगा, तो उन सारे का एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे वेव फंक्शन साई के थ्रू शो किया गया। तो इस तरीके से टाइम डिपेंडेंट जो इक्वेशन था हमारा वो पूरा कंप्लीट सोल्यूशन देता है वेव पार्टिकल के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहीं तक है। अगला जो टॉपिक हम बनाएंगे वो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन पर बनाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए, ताकि हमारे अगले वीडियो की आने वाली जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।